अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल रफ़ीक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरेकल एपेक्स के इंटरैक्टिव ग्रिड के बारे में और उसके कुछ एपीआईज़ को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपको किसी तरीके से ये समझाया जाए कि इसकी एपीआई को, जो हमारी एपेक्स की जावास्क्रिप्ट की ख़ास तौर पे जो एपीआई है, उसे यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर का फॉर्म तैयार किया हुआ है जो कि मास्टर डिटेल फॉर्म है। ठीक है, और इस मास्टर डिटेल फॉर्म में हमारे पास एक इंटरेक्टिव ग्रिड है जो कि डिटेल के तौर पर है, और मास्टर में जैसे फॉर्म आम तौर पर जो हमारे फॉर्म्स होते हैं उस तरीके से ये फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव ग्रिड का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली किस तरीके का होता है। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, आप इसमें जा कर के इंटरेक्टिव ग्रिड के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर एक पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को ओपन करूँ तो ये बेसिकली हमारे इंटरेक्टिव ग्रिड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये वो स्ट्रक्चर को इन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसको देख करके हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे इंटरेक्टिव ग्रिड के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक लाइट ब्लू कलर में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो हमारा इंटरेक्टिव ग्रिड है, जो फ्रंट पर हमें नज़र आ रहा होता है। और फिर वो इंटरेक्टिव ग्रिड हमारा कुछ व्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, और उन व्यू इंटरफेसेस में हमारे पास ग्रिड व्यू है, सिंगल रो व्यू है, आइकन व्यू है, चार्ट व्यू है। इस तरीके की कुछ व्यूज़ को ये इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने इंटरेक्टिव ग्रिड को देखें तो अभी आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारा ग्रिड व्यू है। ठीक है, और अगर इसी ग्रिड व्यू के ऊपर आप इसके चार्ट कंपोनेंट को यूज़ कर लें तो जो चार्ट की सूरत में जो चीज़ नज़र आती है वो आपका चार्ट व्यू होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप किसी रिकॉर्ड को अगर सिंगल रो व्यू में डिस्प्ले करना चाहें तो ये आपका सिंगल रो व्यू है। इस तरह ये इंटरेक्टिव ग्रिड जो है ये मल्टीपल व्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं हम यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पर डिटेल व्यू और ग्रुप बाय व्यू भी होते हैं हमारे पास। और इसके अलावा जो इंटरेक्टिव ग्रिड हमारे पास इम्प्लीमेंट कर रहा होता है वो रिपोर्ट सेटिंग एरिया और एक डायलॉग इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए, हमारे पास जो ग्रिड व्यू और ग्रुप बाय व्यू है, ये ग्रिड इसका एक इंटरनल विजेट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। यानी कि ग्रिड जो विजेट है उसके बेस पर हमारे पास ग्रिड व्यू और ग्रुप बाय व्यू बन रहे होते हैं। ठीक है, सिंगल रो व्यू जो है वो रिकॉर्ड व्यू के बेस पर बन रहा होता है, और डिटेल व्यू, आइकन व्यू ये टेबल मॉडल व्यू के बेस पर बन रहा होता है, और जो चार्ट व्यू है वो ओरेकल जेट चार्ट के बेस पर बन रहा होता है। अगर मैं आपको इसकी एपीआई दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं इस इंटरेक्टिव ग्रिड को सिलेक्ट करूं, ये बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पर ओरेकल एपेक्स की तमाम तरह जो जावास्क्रिप्ट की एपीआई है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो अगर मैं इंटरेक्टिव ग्रिड विजेट को सिलेक्ट करूँ यहाँ से इसकी एपीआई को देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इंटरेक्टिव ग्रिड जो है वो फर्दर और कौन कौन से विजेट को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो ये उन सारे विजेट और एपीआईज़ की लिस्ट है जिसको इंटरेक्टिव ग्रिड इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ग्रिड विजेट भी है, रिकॉर्ड व्यू विजेट भी है, टेबल मॉडल व्यू विजेट भी है, और इन सारे विजेट की अपनी अपनी अलग अलग एपीआई है। जैसे कि अगर ग्रिड विजेट के बारे में बात करें तो ग्रिड की अपनी एपीआई है। ठीक है, यहाँ पर ग्रिड की अपनी एपीआई है। अगर रिकॉर्ड व्यू के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड व्यू की अपनी पूरी एपीआई है। टेबल मॉडल व्यू की बात करेंगे तो टेबल मॉडल व्यू की पूरी अपनी एपीआई है। तो ये सारे मेन्यू विजेट, आइकन लिस्ट, एपेक्स एक्शन, इन सब की अपनी अपनी एपीआई है कम्प्लीटली तौर पर। तो ये सारे विजेट जो है और ये एपीआईज जो है ये इंटरेक्टिव ग्रिड इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इंटरेक्टिव ग्रिड का जो विजेट है वो कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को जानते हैं और जो इसकी लाइब्रेरीज़ होती हैं उसकी एपीआई को यूज़ करना जानते हैं तो आप जो है इंटरेक्टिव ग्रिड को बहुत ही एक्सटेंडेड वे में यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और उसमें देख लें। फिर हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमारा जो ग्रिड है, रिकॉर्ड व्यू है, और ये टेबल मॉडल बेस व्यू जो हमारे पास है, ये सारे एपेक्स आइटम को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एपेक्स आइटम की फिर जितनी एपीआई है वो यहाँ पर एपेक्स आइटम वाले सेक्शन में हम कवर कर सकते हैं। और फिर ये जो हमारा एपेक्स आइटम है और टेबल मॉडल व्यू बेस है, ये बेसिकली एपेक्स मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और इस मॉडल में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिड व्यू के लिए ग्रिड मॉडल हो सकता है, ग्रुप बाय के लिए ग्रुप बाय मॉडल हो सकता है। ठीक है, आइकन व्यू के लिए आइकन मॉडल हो सकता है, डिटेल व्यू के लिए डिटेल मॉडल हो सकता है, और चार्ट व्यू के लिए चार्ट मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो एपेक्स मॉडल के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ये इंटरेक्टिव ग्रिड है ये फर्दर और भी विजेट को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, जैसे कि टूल बार। ठीक है, टूल बार को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और टूल बार के अंदर हमारे पास मेन्यू विजेट मेंटेन हो रही होती है,
और एपेक्स एक्शन की जो API है वो भी हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि ये जो टूल बार है वो एपेक्स एक्शन और एपेक्स मेन्यू इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और मेन्यू खुद भी एपेक्स एक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंटरेक्टिव ग्रिड का इंटरनल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया है। आप इस वेबसाइट में जा कर के इसे और भी ज़्यादा फर्दर डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, लेकिन मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि थोड़ी सी हाउ नो जो है वो इंटरेक्टिव ग्रिड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल जाए कि ये कितना एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज जिस पर ज़्यादा काम करेंगे वो इसकी जो ग्रिड व्यू है, इस पर हम ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि आमतौर पर हम जो इंटरेक्टिव ग्रिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इसकी ग्रिड व्यू को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो एक इसका मेन चीज़ है वो एपेक्स मॉडल की API है, तो एपेक्स मॉडल को हम जो है उसको यूज़ करके देखेंगे। इसके अलावा हम एपेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे और टूल बार के बारे में भी बात करेंगे, मेन्यू के बारे में बात करेंगे, और जो चीज़ें मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें आमतौर पर ज़्यादातर यूज़ होने वाली हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मेरी ज़्यादातर जो कोशिश होगी वह यही होगी कि किसी तरीके से आपको API यूज़ करना सिखाया जाए, कि हम किस तरीके से API को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस फॉर्म की तरफ, और इस फॉर्म को हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। और इस पेज पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर वाला पेज है इसमें मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल बनाने का मकसद ये है कि जिन मेन विजिट्स को हम यूज़ करना चाहते हैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और जब भी हमें उसे यूज़ करना हो उसे डायरेक्ट हम वहाँ से एक्सेस कर सकें, ना कि हम पूरी API कॉल करें, उसे जस्ट हम उस वेरिएबल के नाम से कॉल कर लें। ठीक है, तो 3 वेरिएबल सबसे पहले मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ। एक रीजन के नाम से जो कि हमारे रीजन को रेफ़र कर रहा होगा, और एक ग्रिड के नाम से जो कि हमारे ग्रिड व्यू को रेफ़र कर रहा होगा, और एक मॉडल के नाम से जो कि हमारे इस ग्रिड के मॉडल को रेफ़र कर रहा होगा। ठीक है, और इस सेक्शन में जो हमारा फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला सेक्शन है इसमें जस्ट हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो उसके पेज लोड होने के बाद हम इसमें उसके रेफरेंस को असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने इन वेरिएबल्स को जो मेरे पास रीजन के नाम से था उसे मैंने apex.region, और ये मेरी रीजन की ID है, जो ऑर्डर डिटेल वाला मेरा रीजन है उसकी ID है, तो उसके ID के रेफरेंस के थ्रू मैंने इसे यहाँ पर रेफ़र कर दिया है। ठीक है, और फिर जो ग्रिड है उसे मैंने इस तरीके से रीजन में से विजिट और इंटरेक्टिव ग्रिड गेट व्यूज़ डॉट ग्रिड मैंने इस तरीके से इसको रेफ़र कर लिया है, और फिर जो मॉडल है हमारा वो ग्रिड डॉट मॉडल के नाम से मैंने इसको यहाँ पर रेफ़र कर दिया है। अच्छा, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं 18 के बाद से तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं ग्रिड व्यू को। ये जो हमारे पास विजिट और इंटरेक्टिव ग्रिड है ये तो इसका बेसिकली एक्चुअल मेथड है, लेकिन अगर आपने इसके व्यूज़ को गेट करना है तो आप जस्ट कॉल मेथड के ज़रिए भी इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा यहाँ पर इसको चला कर दिखाता हूँ। मैं अपने ऑर्डर वाले पेज को रन करता हूँ, तो आप देखें मैंने यहाँ पर इस ऑर्डर वाले पेज में अपने पास इस फॉर्म के साथ साथ इसका डेवलपर टूल भी ओपन किया हुआ है, कि कुछ स्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ से भी रन करके दिखाऊंगा और कुछ स्क्रिप्ट जो है मैं अपने पास इंप्लीमेंट भी करूँगा। तो यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट मैं रन करूँगा वो आप एग्जैक्टली अपने पेज पर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो अब देखिए मेरे पास जो मैंने रीजन वाला वेरिएबल बनाया उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की सूरत में ये पूरा जो रीजन है हमारा उसके सारे एट्रीब्यूट, इसके अंदर जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं इसकी API के थ्रू वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसके ग्रिड के अंदर भी इसकी ग्रिड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मिल रहा होगा मुझे, और इसके मॉडल के अंदर भी जो है हमारे पास पूरी मॉडल की API यहाँ पर मिल रही होगी। अब जो भी हमें यूज़ करना है जस्ट हम इन वेरिएबल के नाम से इसको रेफ़र करके वो चीज़ हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वो ये कि हम इंटरेक्टिव ग्रिड का टोटल करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा टोटल है इसका भी जो है वो एक कंप्लीट टोटल जो हमारे पास हो, जो कि हमारा ऑर्डर टोटल बनता है, वो किसी तरीके से हम लाइव जो है ना वो कर सकें उसको, यानी कि हम यहाँ पर एडिट करते जाएं, इसका जो टोटल बन रहा है वो भी किसी तरीके से लाइव कैलकुलेट होता रहे। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ से अगर यूनिट प्राइस में इसकी प्राइस को चेंज करूँ तो आप देखिए प्राइस को चेंज करते वक्त ये हमारा टोटल जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन जो इसका जो एक ऑर्डर टोटल बनता है वो भी हम किसी तरीके से लाइव दिखाना चाहते हैं अपने यूज़र को। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसके लिए हमारे पास ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर टोटल वाला एक आइटम है। तो हम क्या करेंगे कि उसके ऑर्डर टोटल को निकाल करके इस आइटम में उसकी वैल्यूज़ को लाइव शो कर रहे होंगे। तो मैं अपने पेज पर यहाँ पर चलता हूँ और इसके जो फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला सेक्शन है यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन लिखता हूँ। ठीक है,
अब देखिए ये मेरा फंक्शन है कैलकुलेट ऑर्डर टोटल के नाम से, और ये करता क्या है, ये यहाँ से सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता है 0 से, और उसके बाद जो हमारा मॉडल है, ये वाला मॉडल, चूँकि हमने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया, अब जब भी हम इसको रेफ़र करेंगे तो वो हमारे उस मॉडल को रेफ़र कर रहा होगा। तो इस मॉडल के अंदर एक फ़ंक्शन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। अगर मैं मॉडल की API ओपन करूँ तो आप इसके मेथड वाले सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक फ़ंक्शन मिलेगा फॉर ईच के नाम से। ये फॉर ईच क्या करता है कि आपके हर रिकॉर्ड पर जो है वो लूप चलाता है, यानी कि आपके जितने भी रिकॉर्ड है ग्रिड के अंदर उसमें लूप चलाएगा, और उसके बाद जिस रिकॉर्ड पर वो एक्सेस कर रहा होता है उसकी सारी वैल्यूज़ जो है उसे अवेलेबल होती हैं। तो मैंने मॉडल डॉट फॉर ईच को यूज़ किया है, और ये फॉर ईच जो है एक फ़ंक्शन एज अ पैरामीटर रिसीव करता है। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें मिल रही होती हैं, एक रिकॉर्ड, एक उस रिकॉर्ड का इंडेक्स, और एक उस रिकॉर्ड की ID। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर एक और वेरिएबल यूज़ किया है टोटल के नाम से, और ये टोटल क्या करता है, इसमें मैंने पार्स फ्लोट, तो इसका कन्वर्जन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन उसके अंदर जो मैंने मेन चीज़ यूज़ की है वो मॉडल डॉट गेट वैल्यू यूज़ किया है। इस मॉडल डॉट गेट वैल्यू के थ्रू अगर मैं उस रिकॉर्ड को पास करूं, यानी कि हर रिकॉर्ड पर जब वो लूप कर रहा है और मैं कहूं कि मुझे टोटल की वैल्यू चाहिए, तो मॉडल डॉट गेट वैल्यू के थ्रू मैं इस रिकॉर्ड के टोटल की वैल्यू गेट कर लूँगा, और वो मैं अपने टोटल वाले वेरिएबल में रख लेता हूँ। और इसकी भी API मौजूद है मॉडल डॉट गेट वैल्यू। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर मेथड में देख सकते हैं कि मॉडल डॉट गेट वैल्यू हमारे पास एक मेथड आपको मिल जाएगा, ये देखें। तो मॉडल डॉट गेट वैल्यू को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड हम उसको पास कर दें, और फिर उन रिकॉर्ड के जिन कॉलम की वैल्यू हमें गेट करनी है उस कॉलम का नाम हम यहाँ पर अगर पास कर दें तो वो उस रिकॉर्ड से उस कॉलम की वैल्यू हमें गेट करके ला करके दे देगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है कि उसे गेट किया है और उसे कन्वर्ट कर लिया है पार्स फ्लोट मेथड के ज़रिए, और फिर हमने चेक किया है कि अगर टोटल की वैल्यू अगर वो नंबर है, इस नैन मेथड के ज़रिए हमने चेक किया है कि अगर वो नंबर है तो हमारे ऑर्डर टोटल वाले वेरिएबल में इस टोटल को प्लस कर दें। ये हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन है जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि ऑर्डर टोटल के अंदर जो उसकी वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ साथ इस टोटल को भी प्लस कर दें। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि मैं इसको बताऊं कि ऑर्डर टोटल जो है वो इक्वल है ऑर्डर टोटल प्लस टोटल। ये बिल्कुल इसी तरीके से ये इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब ये फोर लूप कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर जो हमारा आइटम है ऑर्डर टोटल वाला, उसके अंदर इस ऑर्डर टोटल वाले वेरिएबल की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ इस $s वाले मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और हमारा जो टोटल वाला कॉलम है इस इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर, उस पर मैं एक डायनामिक एक्शन क्रिएट करता हूँ कि जब भी ये चेंज हो उसके चेंज पर हमारे पास ये वाला फंक्शन हमारा रन हो जाए। इसको मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ कैलकुलेट ऑर्डर टोटल, ठीक है। और इसके एक्शन में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ जावास्क्रिप्ट कोड, और इसके कोड में जस्ट मैं रेफ़र कर दूँगा कि उस फंक्शन को कॉल कर ले, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और दोबारा से अपने फॉर्म को रन करता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको 20 कर दूँ, तो आप देखिए हमारे पास जो ऑर्डर टोटल है वो भी चेंज हो रहा है। मैं इसको किसी को भी अगर चेंज करूँ तो ये हमारा ऑर्डर टोटल जो है वो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर तो अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर किसी दूसरे रिकॉर्ड को मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका टोटल काफ़ी कम है और इसके अंदर शायद एक ही रिकॉर्ड है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सही तरीके से अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पर देखें मैं इसको चेंज करता हूँ 50 से, तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है वो टोटल की 100 हो चुकी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 86 है, यानी कि ये प्रीवियस वैल्यू ही दिखा रहा है, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं इसके यूनिट प्राइस को चेंज करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 30 कर दूँ, तो अब इसकी 60 वैल्यू आ रही है, लेकिन इसकी जो प्रीवियस वैल्यू बन रही थी टोटल की 100, वो अब यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि इसका जो प्रीवियस टोटल बनता था तमाम वैल्यूज़ का, ये उसको शो कर रहा है, ना कि करंट वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि हमारा जो इंटरेक्टिव ग्रिड है और उसकी जो मॉडल के साथ इंटरेक्शन है, वो बेसिकली एक हमारे पास पैटर्न होता है MVVM, मॉडल व्यू मॉडल, ये इसके बेस पर काम कर रहा होता है। आप चाहें तो इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको नाम रेफ़र कर रहा हूँ कि ये MVVM पर काम कर रहा होता है। तो आप जब यहाँ पर वैल्यू एडिट करते हैं
तो आप उसके ग्रिड व्यू में एडिट कर रहे होते हैं, यानी कि वैल्यू आपने पुट किया उसके व्यू में, आपने व्यू में जो वैल्यू चेंज की है ये उसके बाद जब यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है उसके बाद वो उसके मॉडल को अपडेट करता है। लेकिन आपने जो डायनेमिक एक्शन लगाया है वो इसके कॉलम में लगा दिया है, यानी कि इसका जो व्यू वाला कंपोनेंट है उसमें लगा दिया है। तो फिर क्या होता है कि मॉडल को अपडेट करने से पहले आपका जो व्यू है उसमें जो वैल्यू आपने चेंज की है उस वैल्यू को मॉडल में अपडेट करने से पहले ये इस डायनेमिक एक्शन को ट्रिगर कर देता है। और हम अपना जो लूप चला रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आप गौर करें कि अपने फंक्शन में जो हम लूप चला रहे हैं वो हम चला रहे हैं मॉडल के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से वैल्यू चेंज की और चेंज करने के साथ साथ उसने क्या किया कि उसके डायनेमिक एक्शन को फायर कर दिया। उस वक्त तक हमारे पास मॉडल में जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं हुई थी और हमारा डायनेमिक एक्शन फायर हो गया है। और उसके बाद ये फंक्शन रन हो जाता है और ये फंक्शन क्या करता है, उस मॉडल का जो प्रीवियस वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है और उसके बाद जा कर के उसकी जो मॉडल की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू चेंज होनी है वो चेंज होती है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम मॉडल वाले, तो अगर आप इस मॉडल की EPI को देखें यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये एक ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर भी एक पैटर्न है, अगर आप इसके बारे में रीड करना चाहें तो इसके बारे में भी आप एक्सप्लोर करिएगा कि ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सरसरी से बता दूं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद वो क्या करता है कि जब भी उसके अंदर कोई चेंजिंग आती है तो वो हमें नोटिफाई कर देता है, अपने सब्सक्राइबर को नोटिफाई कर देता है कि मेरे अंदर चेंजिंग आई है और अपनी चेंजिंग के साथ वो उसे नोटिफाई कर देता है कि मेरे अंदर ये चेंजिंग आई है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जर्वर पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है हमारा मॉडल। तो आप इस मॉडल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास मेथड है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा एक सब्सक्राइब है और एक अनसब्सक्राइब भी है, यानी कि आप उस मॉडल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके सब्सक्राइब वाले मेथड को देखूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये मॉडल डॉट सब्सक्राइब के थ्रू हम इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद ऑन चेंज में जब ये हमारे पास चेंज होगा तो ये ऑन चेंज में एक फ़ंक्शन गेट करता है और उस फंक्शन के अंदर हमें चेंज टाइप बताता है और चेंज टाइप के साथ हमें चेंज भी बताता है कि मेरे अंदर क्या चेंज हुआ है। और अगर आप इस चेंज टाइप को देखना चाहें, इसकी चेंज टाइप क्या क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो नोटिफिकेशन है ये सारे इसके चेंज टाइप हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास सब्सक्राइब को और अपने पेज में सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इसके वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लूँ व्यू आईडी के नाम से और उसके बाद मैं यहाँ पर जब पेज लोड हो जाएगा उसको सब्सक्राइब कर लूँगा मैं अपने मॉडल को, यानी कि मॉडल भी हमारा इनिशियलाइज़ हो रहा है पेज लोड होने के बाद, तो उस मॉडल को हम सब्सक्राइब भी करेंगे पेज लोड होने के बाद। ठीक है, उस फंक्शन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हमें बताता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर देखें इसको लॉक करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से चेंज टाइप और चेंज हमें बताता है। इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करूँ तो देखिए सब्सक्राइब के थ्रू इसने हमारे पास दो लॉक किए हैं, एक तो टोटल फील्ड के लिए किया है क्योंकि हमारा टोटल फील्ड भी चेंज हुआ है और एक यूनिट प्राइस के लिए किया है, ये हमारा यूनिट प्राइस भी चेंज हुआ है। इन दो के लिए इसने अलग अलग नोटिफिकेशन सेंड की हैं और उस नोटिफिकेशन की जो टाइप है वो सेट है। ठीक है, और इसके अंदर जो चेंज उसने मुझे बताया है, एक तो उसने बताया कि कौन सी फील्ड चेंज हुई है, उसकी ओल्ड वैल्यू बताई है और उस रिकॉर्ड को मुझे सेंड किया कि कौन से रिकॉर्ड में कौन सी फील्ड चेंज हुई है। ये सारी चीज़ें उसने मुझे अपने चेंज के अंदर बताई हैं। इसी तरीके से इसने मुझे टोटल के लिए भी बताया है। तो ये इनमें से कोई भी वेरिएबल हम चाहें अगर अपने किसी प्रोग्राम में यूज़ करना चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर पॉइंट है जहाँ पर हम अपने ऑर्डर कैलकुलेट वाले मेथड को जो टोटल कैलकुलेट करता है उसे हम कॉल कर लें तो ये हमारा प्रॉपर काम करने लगेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने मॉडल सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन में जहाँ पर मैंने मॉडल को सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास चेंज टाइप जो है वो सेट हो, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास चेंज टाइप मल्टीपल हैं, ये सारे हमारे पास चेंज टाइप हैं। तो मॉडल क्या करता है कि किसी भी किस्म की चेंजिंग हो वो नोटिफिकेशन सेंड कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ जस्ट हमारे पास जब चेंज टाइप सेट हो और चेंज फील्ड हमारे पास टोटल हो उस वक्त हमारा ये फंक्शन जो है वो चले, हर फील्ड के चेंज होने पर ना चले। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर कुछ चेक के साथ अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है। इसको सेव करता हूँ मैं और जो हमारा डायनेमिक एक्शन है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको और दोबारा से अपने पेज को रन करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये ऑर्डर टोटल जो है वो
86 है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करूँ तो अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास इसने 40 यहाँ पर भी चेंज कर दिया और 40 यहाँ पर भी चेंज कर दिया है। यानी कि ये प्रॉपर पॉइंट है कि हम अपने ऑर्डर टोटल को कैलकुलेट करवाएं। लेकिन अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं इस रो को ऐड करूँ, इसकी यूनिट प्राइस मैं यहाँ पर 100 कर लेता हूँ और इसकी क्वांटिटी 25, तो ये हमारे पास प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रो को डुप्लीकेट कर लूँ तो आप देखें इस डुप्लीकेट में इसने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर टोटल चेंज नहीं हुआ है। या फिर अगर मैं यहाँ से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं और इसको भी डिलीट कर दूं, तो आप देखिए हमारे पास डिलीट में भी ये चेंज नहीं कर रहा है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि आपको एक लास्ट प्रॉपर सोल्यूशन दिखा देता हूं कि किस किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद भी फिर आप उसको जो है ना आगे जिस तरीके से आप उसे यूज़ करना चाहें आप कर लेंगे। लेकिन एक एक रिज़ल्ट करके मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि इस रिज़ल्ट से क्या होता है और उसके लिए मुझे क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा। एक ही बार वो एक सोल्यूशन दिखा देता हूँ कि मैं किस किस तरीके से इसको हैंडल किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो रिकॉर्ड होते हैं उसका एक मेटा डाटा भी अलग से मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मेटा के नाम से, और उसमें मॉडल डॉट गेट रिकॉर्ड मेटा डाटा, ये एक फंक्शन है हमारे पास, वो भी आप मॉडल वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और इसको इसको चाहिए होती है रिकॉर्ड की आईडी, ठीक है। तो ये वाली आईडी जो थी ये मैंने यहाँ पर पास किया है, और इस मेटा में उसकी सारे मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब उस मेटा डाटा के अंदर मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि हमारे पास जो एक तो ये टोटल जो है वो नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर के अलावा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं चेक करूँगा कि मेटा के अंदर जो डिलीट जो ऑप्शन है, वो अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो मेटा के अंदर उस डिलीट की जो वैल्यू होती है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये रिकॉर्ड डिलीट मार्क हो चुका है। तो हम चेक करेंगे कि वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं एक और चीज़ चेक करूँगा कि मेटा के अंदर जो एग्रीगेशन है वो भी नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेशन मतलब जब हम किसी इंटरेक्टिव ग्रिड को यहाँ पर सम कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको डाटा से एग्रीगेट करके टोटल को सम कर लूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो टोटल के साथ इसका एक रिकॉर्ड बन गया है जो कि तमाम के टोटल को शो कर रहा होता है। तो ये भी मॉडल के अंदर रिकॉर्ड की सूरत में होता है, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ये एग्रीगेट रो है, ठीक है, यानी कि इसमें एग्रीगेशन परफॉर्म हो रही है। तो यकीनन जब हम लूप चलाते हैं तो वो इसको भी साथ में लूप के साथ इसको भी ले लेता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑर्डर टोटल है वो बजाय एक कि वो डबल आ रहा होता है। तो इसको भी हम स्किप करते हैं, इस रो को स्किप इस तरीके से करते हैं कि अगर ये एग्रीगेशन वाला रिकॉर्ड है तो इसके मेटा के अंदर एक एग्रीगेशन एट्रीब्यूट होता है। तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये एग्रीगेशन रो है तो इसको भी स्किप कर दे, इसको भी अपने कैलकुलेशन के अंदर परफॉर्म ना करे, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो उसको टोटल कर ले। ये तो हमारी हो गई कैलकुलेशन वाली बात। और उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर पेज लोड के अंदर जो मैंने मॉडल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मॉडल को मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर तो अभी एक ही बार किया है, लेकिन अगर आप चाहें और भी किसी और ऑपरेशन के लिए अगर मॉडल को सब्सक्राइब करना है तो आप जितनी बार चाहें उस मॉडल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और सब्सक्रिप्शन लगाता हूँ मॉडल में, तो ये मेरा व्यू ID 2 के नाम से है, और मैंने मॉडल सब्सक्राइब किया है इसके अंदर भी उसी तरीके से इस फंक्शन को कॉल किया है चेंज टाइप, और चेंज मुझे इसमें भी मिलेगा। और इसके अंदर मैंने 3 नोटिफिकेशन टाइप को चेक करवाया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन टाइप है इसमें कॉपी भी है, डिलीट भी है, रिवर्ट भी है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की नोटिफिकेशंस हैं। तो मैंने इनमें से 3 नोटिफिकेशन टाइप को हैंडल किया है कि अगर वो नोटिफिकेशन टाइप कॉपी हो या फिर डिलीट हो या फिर रिवर्ट हो। और मैंने इसको चेक इस तरीके से किया है कि इसको मैंने एक एरे के अंदर लिया है और उसमें इंक्लूड्स मेथड के ज़रिए मैंने चेक करवाया कि अगर चेंज टाइप इनमें से किसी से भी मैच करती है तो हमारे कैलकुलेट ऑर्डर टोटल वाले फंक्शन को रन कर दें। और उसके बाद इस व्यू ID 2 को मैं यहाँ पर दोबारा से डिक्लेयर कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। अब मैं इनको सेव करता हूँ, दोबारा से अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, मैं किसी और रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हो हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो टोटल है वो 2519 है। अगर मैं इसको किसी को चेंज करूँ यहाँ से, तो अब आप देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल में चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो आप देखें इसके अंदर भी अब हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है सही तरीके से।
इसको भी डिलीट करता हूँ मैं। तो ये अब ये 420 है, तो 420 हमारे पास इसका ऑर्डर टोटल दिखा रहा है। इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँ तो 420 के साथ इसने 840 कर लिया है, यानी कि अब हर तरीके से ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डिलीट करूँ दोबारा से ये 420 कर लेगा। अगर मैं इस रो को रिवर्ट कर दूँ यहाँ से, तो रिवर्ट में भी हमारे पास ये परफॉर्म कर रहा है। तो अब इस तरीके से हमें कुछ लग रहा है कि अब ये हमारा जो मॉडल है और इसकी जो लाइव कैलकुलेशन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, एक और जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास वो ये आती है कि हमारे पास ये जो चीज़ है, ये रिपोर्ट सेटिंग, इसको हम नहीं दिखाना चाहते। तो इसके लिए हमारे पास हमारे ग्रिड में इसकी ग्रिड कन्फिग्रेशन भी होती है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ग्रिड को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इसके एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में जाऊँ, तो एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में हमारे पास लास्ट में इसका जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशन कोड आता है। तो यहाँ पर हम इसकी कन्फिग्रेशन बता सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे पास जो इंटरेक्टिव ग्रिड है, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसके जितने ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आप उसमें बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि एक फ़ंक्शन यहाँ पर लिखा है जिसका पैरामीटर कन्फिग के नाम से मैंने रिसीव किया है। ठीक है, और उस कन्फिग के अंदर मैं कर सकता हूँ कि अगर हमें रिपोर्ट टूल बार नहीं शो करना है, जो टूल बार होता है इसका, ये वाला टूल बार, इसके लिए तो हमारे पास एक बाहर भी ऑप्शन मौजूद होता है। अगर हम उसको ऑफ़ कर दें तो हमारे पास ये टूल बार शो नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसे कन्फिग्रेशन के ज़रिए भी उसे ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता, जस्ट एक शो करने के लिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टूल बार का हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से रिपोर्ट सेटिंग एरिया हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि उसके सेटिंग को दिखा रहा होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें अपने ग्रिड में अप्लाई की हुई हैं। तो इस रिपोर्ट सेटिंग एरिया को भी यहाँ पर अगर आप इसकी एपीआई को पढ़ें तो यहाँ पर रिपोर्ट सेटिंग एरिया को भी हम यहाँ से फॉल्स कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ। और लास्ट में हमें यहाँ पर एक चीज़ जो मेन काम करना होता है वो इस कन्फिग्रेशन को लाजमी तौर पर रिटर्न करना होता है, वरना एरर वो रेज़ कर देगा। तो रिटर्न कन्फिग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ। पहले यहाँ से रिपोर्ट टूल बार को कमिट कर देता हूँ ताकि हमारे पास टूल बार शो होता रहे, और उसके बाद इसे सेव कर लेता हूँ मैं। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें इस ग्रिड का जो हमारा टोटल के लिए जो उसके सेटिंग को दिखा रहा था वो अब यहाँ से गायब हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी एपीआईज़ होती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखाता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं दोबारा से इसके एट्रीब्यूट में आता हूँ और इसके इनिशियलाइजेशन वाले कोड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जी, तो अब यहाँ पर देखें इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किया है, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा कि यहाँ पर मैंने config डॉट डिफ़ॉल्ट ग्रिड व्यू ऑप्शन यूज़ किया है। अब ये config डॉट डिफ़ॉल्ट ग्रिड व्यू ऑप्शन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा इंटरेक्टिव ग्रिड जो है वो मल्टीपल और भी मुख्तलिफ़ किस्म के विजेट को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट ग्रिड व्यू ऑप्शन मैंने यहाँ से यूज़ किया है और इसके अंदर वो सारे ऑप्शन हैं जो कि इस ग्रिड विजेट के अंदर है। ठीक है, तो इस ग्रिड विजेट के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे देखें ऑप्शंस हैं। इनमें से मैंने कुछ ऑप्शंस को यूज़ किया है, जैसे कि कॉलम फुटर के नाम से है और रीसाइज कॉलम के नाम से है। ठीक है, या रीऑर्डर कॉलम के नाम से है। तो ये मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ग्रिड व्यू ऑप्शन के अंदर पास किया है कि रीऑर्डर कॉलम जो है वो हमारे पास ना हो। रीसाइज़ उसकी ऑफ़ कर दी है, यानी कि जो हम यहाँ से रीसाइज़ करते हैं किसी कॉलम को, ठीक है, इस तरीके से रीसाइज़ करते हैं, ये मैंने डिसेबल कर दिया है। फूटर इसका जो है, जो हमारे ग्रिड का जो फूटर होता है, ये वाला फूटर जहाँ पे हमारे पास इसका स्टेटस आ रहा होता है 1 रो सिलेक्टेड और टोटल 3, ये मैंने ऑफ़ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए config डॉट इनिट एक्शन भी मैंने यूज़ किया है। ये भी इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर एक इसका ऑप्शन है। ये इनिट एक्शन को मैंने यहाँ पर रेफ़र किया है और इस एक्शन के अंदर जितने भी इंटरेक्टिव ग्रिड के एक्शन है उसको हम यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। नए एक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, पुराने एक्शन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखें एक्शन डॉट रिमूव मेथड है, ये एक्शन की एपीआई में आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ से एक्शन के इंटरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐड है, डिसेबल है और इन्वोक है, रिमूव है। तो इनमें से मैंने कुछ मेथड को यहाँ पर यूज़ किया है। यानी कि जो हमारा इनिट एक्शन है वो एक फ़ंक्शन होता है और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी एक्शंस हैं उसका रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो इस एक्शंस के ज़रिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि एक्शन डॉट रिमूव रो डिलीट, यानी कि अगर मुझे कोई एक्शन को डिलीट करना हो हमारे ग्रिड से तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और अगर हमें किसी एक्शन में शॉर्टकट लगाना हो तो मैं इस तरीके से शॉर्टकट लगा सकता हूँ। एक्शन डॉट ऐड शॉर्टकट, जो रो रिवर्ट वाला हमारा एक्शन है उसके अंदर मैं इस तरीके से शॉर्टकट ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी एक्शन का लेवल चेंज करना हो
तो मैं इस तरीके से उस एक्शन को गेट करूँगा एक्शन डॉट लुकअप मेथड के ज़रिए। ये सारे मेथड जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसका लेबल मैंने चेंज कर दिया रिफ़्रेश के नाम से। और यहाँ पर मैंने एक और एक्शन ऐड किया है, अपना कस्टम एक्शन अगर हम ऐड करना चाहें तो इस ग्रिड के अंदर मैं अपना कस्टम एक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बनाया है शो अलर्ट के नाम से, और इसका लेबल मैंने यहाँ पर दे दिया शो अलर्ट। और इसके एक्शन में मैंने क्या किया है, यहाँ पर एपेक्स डॉट मैसेज डॉट अलर्ट, और इस तरीके से मैंने एक अलर्ट मैसेज पास कर दिया है। तो जब भी मैं इस एक्शन को यूज़ करूँगा वहाँ पर एक अलर्ट शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसकी एक्शन वाली एपीआई को यूज़ कर सकते हैं इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसको दोबारा से इस कन्फिग को रिटर्न कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अपने इस ऑर्डर वाले पेज पर चलते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखें मेरे पास डिलीट रो अभी आ रहा है ना, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, चूँकि वो सारी कन्फिग्रेशन इसमें अप्लाई हो जाएंगी, तो अप्लाई होने के बाद मेरी डिलीट रो जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको अपने एक्शन से रिमूव कर दिया है। तो अगर आप किसी कंडीशन के बेस पर कोई एक्शन अपने ग्रिड से हटाना चाहते हैं, वो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। आपको सारे एक्शंस जो है वो मिल जाएंगे कि आपके इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर कौन कौन से एक्शंस हैं। अगर मैं इस इंटरेक्टिव ग्रिड को सिलेक्ट करूं, तो इस इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर इसके जितने भी एक्शंस हैं उसकी मुकम्मल लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से एक्शंस हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी टूल बार की भी बात करते हैं कि हमारे पास जो इंटरेक्टिव ग्रिड में हमारे पास जो टूल बार होता है, अगर उसके अंदर हमें कोई अपना कस्टम बटन लगाना हो तो वो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इस कन्फिग्रेशन में आता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल डॉलर वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके अंदर एपेक्स जे क्यूरी को मैंने रेफ़र कर दिया है। और टूल बार डाटा मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है जिसके अंदर इंटरेक्टिव ग्रिड जो हमारा होता है उसके अंदर एक मेथड होता है कॉपी डिफ़ॉल्ट टूल बार। तो मैंने उसके ज़रिए उसके डिफ़ॉल्ट टूल बार को कॉपी कर लिया है अपने इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर इस टूल बार के अंदर हमारे पास इसके ग्रुप्स होते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये कुछ ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे कि ये ग्रुप है और उसके बाद ये एक्शन बटन एक अलग ग्रुप के अंदर है, फिर एडिट एक अलग ग्रुप के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से ऐड रो और ये रिवर्ट जो है अलग अलग ग्रुप के अंदर है। तो ये इनकी अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशन है। तो आप जिस लोकेशन में इसको ऐड करना चाहें उस ग्रुप को पहले वहाँ से गेट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टूल बार को लॉक करके दिखाता हूँ आपको। ये टूल बार डाटा जो है मैंने यहाँ पर लॉक कर लिया है कि टूल बार के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आप कंसिडर करें कि उसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, इनमें से मैंने एक ग्रुप को फाइंड कर लिया है, ठीक है। एक्शन 1 के नाम से जो हमारा ग्रुप है उसको मैंने फाइंड कर लिया है। और उस ग्रुप के अंदर इस टूल बार ग्रुप डॉट कंट्रोल्स डॉट पुश मैथड के ज़रिए मैंने एक यहाँ पर एक एक्शन पास कर दिया है कि हमारे पास इस एक्शन के साथ हमारे पास ये कंट्रोल आ जाए बटन की सूरत में। और उसका जो एक्शन होगा वो शो फिल्टर डायलॉग, यानी कि हमारे पास जो अगर आप एक्शन में देखेंगे तो ये वाला जो फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है, इस फ़िल्टर को मैंने अपने बटन में ला करके बाहर इसको रखना चाह रहा हूँ मैं। तो इस एक्शन को मैंने अपने उस बटन का एक्शन बता दिया है। और इसके एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर बताई है आइकन बिफोर लेबल। और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया, कन्फिग डॉट टूल बार डेटा, हमारे टूल बार डाटा जो हमने बनाया है अभी उसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। पहले कॉपी किया और आखिर में अपने सारे काम करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और दोबारा से अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखें हमारे पास जो सेक्शन 1 था वो ये वाला एक्शन 1 ग्रुप था। अब उसके साथ हमारे पास एक्शन वाले बटन के साथ साथ फ़िल्टर का भी बटन आ गया है। इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप में अपना कोई भी बटन ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो है कोई भी एक्शन उसमें बता सकते हैं कि हमारा एक्शन ये हो, अपना कस्टम एक्शन भी बता सकते हैं। और जो मैंने टूल बार डाटा लॉक किया था, आप उसके अंदर देखिए हमारे पास कुछ ग्रुप्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है। सर्च है, रिपोर्ट है, व्यू है, एक्शन 1 है, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4 के नाम से ये हमारे पास ग्रुप है। और उन ग्रुप्स के अंदर जो जो कंट्रोल्स मौजूद हैं उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने टूल बार को एडिट कर सकते हैं। अब मैं ज़रा आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ। वो जो जावास्क्रिप्ट की एपीआई हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन अगर आप उसको अपने पेज पर भी यूज़ करना चाहें किसी अपने फंक्शन के अंदर, जो कि हमारे पास यहाँ पर जिसके पेज लेवल पर हमारे पास डिक्लेरेशन सेक्शन होता है ये वाला, या फिर एग्जीक्यूट वन पेज लोड, इसके अंदर भी अगर आप इन स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें, अगर मैं इस ग्रिड की एपीआई को देखूं तो अभी तो मैंने बताया कि अगर आप इनिशियलाइज़ करते वक्त अगर इसके कुछ ऑप्शन को एडिट करना चाहें तो वो किस तरीके से ग्रिड व्यू ऑप्शन के अंदर आप उसको बता दें तो वो एडिट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी लॉजिक की बिना पर बाद में इनिशियलाइजेशन होने के बाद अपने ग्रिड के कुछ ऑप्शन को एडिट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कॉलम सॉर्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि ग्रिड के अंदर अगर आपने कॉलम सॉर्ट को मैनिपुलेट करना है, यानी कि उसे ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने वेरिएबल बनाया था ग्रिड के नाम से, उसके अंदर हमारे पास कुछ व्यूज़ होते हैं, ठीक है, और उस व्यू में मैं उस ग्रिड को एक्सेस करता हूँ। ये वो हमारा फंक्शन है जो इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके कॉलम सॉर्ट को देखना चाहूँ तो इसके फर्स्ट पैरामीटर में मैं पास करूँगा ऑप्शन, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं पास करूँगा कॉलम सॉर्ट, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये अभी एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास ये सिंबल आ रहा होगा इसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे डीएक्टिवेट करना चाहूँ इसकी इनिशियलाइजेशन होने के बाद, तो मैं जस्ट यहाँ से इसमें पास कर दूँगा फॉल्स। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रिप्ट आप किसी भी अपने फंक्शन के अंदर अगर आप लगा दें, इसे डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट कर दें अपने पेज पर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसने मुझे कुछ रिटर्न किया है और अब मेरे पास ग्रिड के अंदर वो जो सॉर्ट है वो ऑफ हो चुका है। इस तरीके से आप ग्रिड के ऑप्शन को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस ग्रिड के जो रो एक्शन मेन्यू है, यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास रो एक्शन मेन्यू है, इसमें हमने चेंजिंग की थी कि डिलीट रो को हमने डिलीट कर दिया था और रिफ़्रेश रो को हमने उसका लेबल चेंज कर दिया था रिफ़्रेश के नाम से। तो आप अगर इस लिस्ट के अंदर कोई अपनी कस्टम एंट्री ऐड करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास हमारा जो ग्रिड है उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है रो एक्शन मेन्यू के नाम से। तो आप अगर रो एक्शन मेन्यू से उसके मेन्यू को सिलेक्ट करें और फिर उसमें ऑप्शन पास करें, तो आपको उस ऑप्शन में बता देगा कि इस मेन्यू से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन आइटम है, और ये आइटम जो है एक एरे है जिसके अंदर इसके तमाम मेन्यू एंट्री की लिस्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सिंगल रो व्यू है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये सिंगल रो व्यू के नाम से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये उसके तमाम एंट्रीज़ की यहाँ पर लिस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी कस्टम एंट्री ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि ग्रिड डॉट रो एक्शन मेन्यू, और फिर उस तरीके से मैंने मेन्यू ऑप्शन को गेट किया है और उसका जो आइटम्स है उसके अंदर मैंने पुश किया है एक एंट्री को, और उस एंट्री में मैंने क्या किया है एक एक्शन बताया कि एक्शन जो है वो शो अलर्ट होगा, और उसके एक्शन में मैंने पास कर दिया है कि जब भी ये क्लिक होगा तो ये एक अलर्ट शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पर 10 पास कर दिया है। इसका मतलब जो हमारी लास्ट एंट्री है वो शो अलर्ट के नाम से है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक अलर्ट शो कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई एक्शन अपने ग्रिड में डिफ़ाइन किया हुआ है, कोई कस्टम एक्शन, जिस तरीके से हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन में इनिट एक्शन जो हमारा था उसके अंदर हमने एक एक्शन ऐड किया था अगर आपको याद हो, तो अगर आपने उस एक्शन के साथ अपनी एंट्री को रेफ़र करना है तो जस्ट आप यहाँ पर उस एक्शन का नाम बता दें जिस नाम के साथ आपने उस एक्शन को ऐड किया था। तो मैंने उस एक्शन को शो अलर्ट के नाम से ऐड किया था, और फिर अगर आप उस एक्शन का नाम बता देंगे तो आपको लेबल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो लेबल जो है अपने एक्शन में बता दिया था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये इसने 11 नंबर पर इस मेन्यू एंट्री को इसने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगर मैं इस मेन्यू एंट्री को देखूँ तो लास्ट में आप देखें शो अलर्ट नाम आ रहा है हमारे पास, और ये शो अलर्ट उस एक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मुझे ये वाला अलर्ट शो कर रहा है क्योंकि मैंने apex.message की API यूज़ की थी। तो इस तरीके से आप इसके बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें थी मैंने कोशिश की है वो आपको बताऊं कि ये छोटे मोटे काम जो है वो अपने ग्रिड में किस तरीके से API को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और जो एक्शन मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो सिंपल एक्शन यूज़ किए हैं। आप इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उन सब के लिए जो है ना एपेक्स ने API प्रोवाइड की हुई है। आपने जो है ना क्या करना है कि उन API को यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और मैं दोबारा से आपको ये कहूँगा कि आप इन APIs को कोशिश करें कि किसी तरीके से रीड करें। मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं कि किस तरीके से इन API को यूज़ किया जा सकता है। आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।